अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज से हम इकोनॉमिक्स 401 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। तो पहला जो हमारा फाइनल टर्म का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 16 है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, एंड रिलेशनशिप क्या होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में। तो ये सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे हम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हाईलाइटेड नोट्स हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल करें, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। एंड देन उसके एडमिन में मेरे टीम मेंबर्स हैं, आप एडमिन को मैसेज करें, क्योंकि ग्रुप की जो प्राइवेसी है उसमें आप हर कोई मैसेज नहीं कर सकता ग्रुप के अंदर, ड्यू टू के एक अजीब वाहियात किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इस वजह से जो है सिर्फ एडमिन तक हमने ये राइट्स दिए हुए हैं कि एडमिन सिर्फ मैसेज सेंड कर सकते हैं आपको। तो आप जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं या मेरी टीम के किसी बंदे को, उसके अंदर जो एडमिन है उसको आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। एंड देन वो आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा, ईमेल या व्हाट्सएप जो आपको ईजी लगे वो प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। इसमें देखें ये है प्रोड्यूसर बिहेवियर कॉस्ट एनालिसिस। उसके बाद है इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट संक कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रैशनल पर्सन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हाइल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड। तो संक कॉस्ट क्या होती है यहाँ पे? संक कॉस्ट ये होती है कि एन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनकर्ड दैट कांट बी रिकवर्ड, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट जो कि आप कर चुके हैं और वो जो है वो रिकवर्ड नहीं हो सकती। जैसे उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, जैसे मार्केटिंग में जो आपने पैसा लगा दिया, रिसर्च में जो आपने पैसा लगा दिया, या कोई आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या इक्विपमेंट इंस्टॉल किया, सैलरी और बेनिफिट दे दिए, और दूसरे तो फैसिलिटीज़ के एक्सपेंसेस हैं। तो ये संक कॉस्ट है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा दी तो ये फ़ौरन रिकवर्ड नहीं हो सकती है आपको, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट रिकवर्ड नहीं हो जाएगी, यानी कि आप चाहें कि आप बिज़नेस बंद कर रहे हैं और आप इसको रिकवर्ड कर दें, ऐसा नहीं है। ये जो है जैसे एक जहाज़ सिंक कर जाता है उसी तरीके से ये संक है कि संक कॉस्ट है ये। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है कि संक कॉस्ट जो है वो एक रैशनल पर्सन जो है, रैशनल पर्सन यानी कि एक इंटेलिजेंट बंदा जब कोई चीज़ें ख़रीदता है या कुछ करता है तो उसके अंदर संक कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, जबकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या होती है? Opportunity cost of a particular activity is the value or benefit given by engaging in that activity relative to engaging in an alternative activity। यानी कि opportunity cost से मुराद ये है कि आप एक ऐसी एक्टिविटी में इंगेज हों जिससे आपको वैल्यू और बेनिफिट मिल रहा हो एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टिविटी, यानी कि दो एक्टिविटीज़ को आप कंपेयर करें। जैसे कि आप अभी बैठ के वीडियो लेक्चर ले रहे हैं और आप ऐसे ही बैठ के कोई मूवी भी देख सकते थे या गेम भी देख सकते थे। तो वो गेम खेलने से या मूवी देखने से आपकी लाइफ के अंदर क्या वैल्यू ऐड होती है और ये लेक्चर लेने से आपकी लाइफ के अंदर क्या वैल्यू ऐड होती है, तो इन दोनों को कंपेयर करके जो आप जो चीज़ ड्राइव करेंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो ये यहाँ पर एक शॉर्ट सा एनालिसिस दिया हुआ था, ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया ताकि आपकी एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट है कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से मुराद ये होती है कि ये वो कॉस्ट है जिसके अंदर लेबर, मटेरियल, ओवरहेड इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि अब ये वो कॉस्ट है, जैसे जैसे आप अपना आउटपुट लेवल को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ये कॉस्ट जो है ये बढ़ती रहेगी, यानी कि ये डिपेंड करती है आपके आउटपुट के ऊपर। जैसे कि आपने 1 यूनिट बनाना है तो कॉस्ट कुछ और होगी, 2 यूनिट बनाने हैं तो कॉस्ट कुछ और होगी, 3 यूनिट बनाने हैं तो कॉस्ट कुछ और होगी। इसी तरीके से ये जो है चेंज होनी रहती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे एक और लाइन दे रहे हैं, कंबाइन विद द फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मेक अप द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इसको जब आप कंबाइन कर देंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप इन दोनों कॉस्ट को कंबाइन कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट बन जाती है। अब फिक्स कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द वेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि फिक्स कॉस्ट से मुराद ये है जो कि आउटपुट जितना भी हो जाए आपका वो फिक्स्ड रहती है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो थी उसके हवाले से उसका अपोजिट है ये। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते रहेंगे तो वो भी बढ़ती रहेगी, इसी तरीके से फिक्स कॉस्ट जो है जैसे जैसे आप इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। यही चीज़ अप्लाई होती है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कि लॉन्ग रन के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर आउटपुट बढ़ाते रहेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी लेबर जो है, एक बंदा आपने अगर काम पे रखा है, एक वर्कर, तो आज उसकी स्किल कुछ हो रहे हैं, कल उसकी स्किल कुछ हो रहे हैं, परसों उसकी स्किल्स कुछ हो रहे हैं। तो जैसे जैसे उसकी स्किल जो है वो
इनहेंस होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो एक वक्त आके वेरिएबल कॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा वेरी करना शुरू कर देती है। अब फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल ये देने सच एज रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस एंड एक्सपेंसेस। अगर आप एक दुकान की मिसाल ले लें, हम आम अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक दुकान में आप कुछ चीज़ें बेच रहे हैं तो आपकी जैसे वेरिएबल कॉस्ट, आप पहले 10 यूनिट बेचते थे, फिर आपने 2 यूनिट बेचे, 20 यूनिट बेचे, 30, 40, ऐसे आप बढ़ के गए। लेकिन उस ऐसा नहीं है कि आपकी से कॉस्ट, आपके आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है तो आपका रेंट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। रेंट जो है वो फिक्स रहता है, लेकिन हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद जब वो एग्रीमेंट पूरा हो तो वो इसको रेंट को बढ़ा दे। तो इसी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं इन द लॉन्ग रन देयर आर नो फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है, जैसे हमने यहाँ पे भी बात की थी, कंबाइन विद फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट मेक अप द टोटल कॉस्ट। यहाँ पे भी ये दिखा रहे हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा, ये आप एक चीज़ देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कुछ येलो हाईलाइटेड है, कुछ ग्रीन हाईलाइटेड है। अच्छा, येलो हाईलाइटेड ये है कि कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट एंड में तैयारी करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप एंड में तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लें, देन आप आराम से अपना पेपर दे सकते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कि भाई ये क्या चीज़ है, किस तरीके से ड्राइव होती है, क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट के डीप में जाना चाहते हैं, तो ये ग्रीन हाईलाइटेड नोट्स हैं उसके लिए। तो ये नोट्स लेने के लिए मैं फिर बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझसे ले सकते हैं। और एक और चीज़, इकोनॉमिक्स जो है ये डाउनवर्ड स्लोप में जो है बढ़ती जाती है, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाते हैं। अभी देखें, हमें से इन्होंने सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट बताई, फिर फिक्स कॉस्ट बताई, फिर दोनों को कंबाइन करके इन्होंने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद ग्राफ और ये सारी चीज़ें। तो पिछले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फिर आपने आगे बढ़ना है। इससे मुराद मेरी क्या है कि आपने, जैसे हम फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे लेक्चर लेने की कोशिश करनी है। अगर आप बीच में से कोई लेक्चर लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपके पल्ले कख भी नहीं पड़ना, सब कुछ सर के ऊपर से चले आएगा। एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को, और डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसको डिवाइड कर देंगे आप टोटल कॉस्ट के साथ, तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। Because total cost is the sum of total variable cost and total fixed cost, average total cost can be derived by summing average variable cost and average fixed cost। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो है, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो सम होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो इन दोनों को प्लस करके आप एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। वही बात यहाँ पे दोबारा आ रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को सिंपल यहाँ पे 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया गया है, शुरू में भी एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब यहाँ पर देखें इन्होंने ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जिक्र पहले कर दिया और बाद में हमें बता रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इकोनॉमिक्स टर्म टू डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म कैन वेरी, लेबर एटसेट्रा डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कि वो आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे कि लेबर वगैरह उसके अंदर आ जाती हैं, लेबर की वेजेस और ये सारी चीज़ें, जैसे एटसेट्रा लगा के ये बता रहे हैं। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे उसकी क्वांटिटी से, ठीक हो गया। इसी तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट आपने निकालनी है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, ठीक है। इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ रही है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, where average fixed cost is downward sloping line as you are dividing the fixed number by increasing the number of output unit. By contrast, average variable cost first fall as output increases and then rise। ये जो चीज़ है ये ग्राफ से रिलेटेड है, हम जैसे अभी आगे जाएंगे इस ग्राफ के ऊपर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। Study of average cost is necessary for firms to be able to set the price average revenue at which they will sell। यानी कि एवरेज कॉस्ट की स्टडी जो है वो फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? अपने प्राइस सेट करने के लिए और एवरेज रेवेन्यू सर्च करने के लिए कि भाई इतना प्रॉफिट जो है वो हमें होगा, किस प्राइस के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। Also, they will interested in knowing that how average cost is broken down into average fixed cost and average variable cost। और फर्म्स जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं इस चीज़ को मालूम करने में कि एवरेज कॉस्ट को जब वो फॉल डाउन करती हैं, ब्रोकन डाउन करती हैं फर्दर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरीके से निकलती हैं, इन फार्मूलाज की मदद से।
मार्जिनल कॉस्ट, द चेंज इन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म इन द शॉर्ट रन। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि निकलती है, जो कि मारिज़ वजूद में आती है चेंज किस वजह से, क्वांटिटी में जो चेंज आता है आउटपुट प्रोड्यूस के शॉर्ट रन के अंदर। यहाँ पे देखें शॉर्ट रन की बात हो रही है कि शॉर्ट रन के अंदर एक थोड़े से कम अरसे के अंदर जो चेंज आता है टोटल कॉस्ट के अंदर, किस वजह से, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में चेंज आने की वजह से, तो वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट यूजली एब्रीवेटेड एमसी, मार्जिनल कॉस्ट को एमसी से जाहिर किया जाता है, इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय चेंजिंग इन आउटपुट। वही बात जहाँ पे नीचे आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इन सिंपल टर्म्स, जैसे जैसे हमने बात की थी, जैसे जैसे वर्कर की स्किल्स वो अच्छी होती जाएगी तो वो क्या होगा कि वो मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जैसे कि एक बंदा, एक मिसाल ले लें कि वो एक जो है वो बेड बनाता है लकड़ी का, ठीक है। वो जब पहले दिन आया तो वो उसने पूरे दिन में जो है एक बेड बनाया, दूसरे दिन भी एक बेड बनाया, तीसरे चौथे दिन यानी कि 10 दिन के बाद जब 11वां दिन हुआ तो उसने 2 बेड बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इसकी स्किल इंप्रूव हो गई, उसके हाथ में स्पीड आ गई। तो वो जो चेंज, जब वो उसकी जो सैलरी थी वो तो उतनी ही रही, लेकिन उसने 11वें दिन आके जो उसकी डेली वेज थी, एक मिसाल ले लें कि 100 रुपये उसकी डेली की दिहाड़ी थी, तो 11वें दिन भी उसकी जो दिहाड़ी है 100 रुपये ही है, लेकिन वो क्वांटिटी 2 उसने बनाना शुरू कर दी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब टोटल कॉस्ट में बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक लेबर की मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इतनी डिटेल से समझाने का मकसद ये है कि आप सिर्फ ये लेक्चर सुने और ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएँ, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस आप रिपीट करें और पेपर देने जाएँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे यहाँ पे, उसका यहाँ पे जो है ये हमें समझाना चाह रहे हैं। देखें आउटपुट थी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बढ़ती रही, टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रही, ठीक है। अब देखें 10 एंड 12 कितने हो गए, 22, 16 एंड 12 28, टोटल कॉस्ट कितनी आई। और जैसे जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखें जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहा, टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रही, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें चेंज आता रहा और टोटल कॉस्ट में भी चेंज आता रहा। अब यहाँ पे ग्राफ दिखा रहे हैं, ये देखें टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो बिल्कुल सीधी ही रही, क्योंकि 12 12 12 है, तो ये 12 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आती रही। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो थी, देखें पहले जब 12 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, इस वजह से 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट जो थी, ये ऐसा नहीं है डायरेक्ट जो है वो 12 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखें जब आपको यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस पर कुछ ना कुछ तो पैसे लगेंगे ना, तो इस वजह से ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब आपने फिक्स कॉस्ट लगाई थी, फिक्स कॉस्ट के अंदर प्लांट आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, इक्विपमेंट आ जाता है, तो वो ख़रीदा तो आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लग गई ना। तो इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट आपने वर्कर्स को लिया, ऐसा नहीं है कि आपने लाते ही उसको सैलरी दे दी और फिर काम किया। जब वो काम करेगा थोड़े अरसे तक, उसकी आउटपुट निकल के आएगी, फिर आप उसको पैसे देंगे। तो 0 से स्टार्ट हुई एंड देन ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ हो गई। अब देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल कॉस्ट के नीचे रहेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम्यूशन टोटल कॉस्ट होता है, इस वजह से ये ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इनिशियली एवरेज कॉस्ट फॉल मोर रेपिडली देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज एवरेज केस इज अ सम्यूशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड सिंस बोथ आर फेलिंग द इफेक्ट 2 फेलिंग कर्व्स इज ग्रेटर देन द इफेक्ट 1 फेलिंग कर्व। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो तेज़ी से गिरेगा एज़ कम्पेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो सम्यूशन होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। सिंपल सीन ये है कि आप ये समझ रहे हैं एवरेज कॉस्ट है, ये AFC है और ये ABC है, इन दोनों का सम्यूशन होता है एवरेज कॉस्ट। इस वजह से ये बता रहे हैं कि फेलिंग रेपिडली। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, ये वाली पिक्चर की बात हो रही है, ये देख रहे हैं, ये पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात हो रही है। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है इस वजह से इसको कह रहे हैं कि जल्दी से नीचे की तरफ गिरेगा। आफ्टर द टर्निंग पॉइंट इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज, बट द गैप बिटवीन देम नैरो बिकॉज ऑफ द सेम रीजनिंग इज गिवन अबव। उसके बाद वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो राइज बढ़ेगा और उनके दरमियान गैप जो है वो कम होता चला जाएगा। और इसका रीज़न क्या होगा, सेम रीज़न होगा कि वो दोनों सम्यूशन होंगे। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम्यूशन था, इस वजह से ये हुआ, और इसी तरीके से यहाँ पे सेम रीज़न वो बता रहे हैं।
देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी के दरमियान जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी राइज होगी तो कॉस्ट फेल करेगी। इसको इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे इनकी 3 चीज़ें दे रहे हैं कि आपको मज़ीद डिटेल में डिफ़ाइन करने के लिए। इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, देखें हमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है। इन्होंने एवरेज वेरिएबल, हमें जो ग्राफ दिया है, जो कर्व से हमें समझाने की कोशिश की है, वो टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का दिया है और उसका ग्राफ भी दिया है। इससे हमें ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इनके रिलेशनशिप को समझाने के लिए ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी और इसका ग्राफ नहीं दिया। इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि यहाँ से आपको समझाऊँ। दूसरा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ। सिर्फ आप ग्राफ लिख के सर्च करेंगे तो वो आपको दे देगा। उसके बाद आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन ईजी समझ में आ जाएगी। मैं ये चीज़ें करता तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो टॉपिक कवर करूँ। और दूसरा, ये ग्रीन हाईलाइटेड है, रिलेशनशिप में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आप ये पॉइंट डिफाइन कर देंगे तो ओके हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसकी डिटेल में नहीं किया। In the case of economics scale, long run total cost is an upward sloping curve with falling slope. Note that the slope can never become zero or negative though. Economics of scale क्या होता है? The advantage that can sometime occur as a result of increasing size of a business. जब आप एक बिजनेस का साइज बढ़ाते हैं तो उससे जो एडवांटेज आपको होता है वो कहलाता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसके बाद डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व विद एन इंक्रीजिंग स्लोप। यानी कि जब आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, व्हेन अ कंपनी और बिजनेस ग्रो सो लार्ज दैट कैन कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज। यानी कि एक वक्त ऐसा आता है कि एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड कर लेती है कि उसके पास इतने स्किलफुल वर्कर नहीं रहते, इतने मशीनरी नहीं होती, इतना इक्विपमेंट नहीं होता कि वो उसको संभाल सके। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राफ जो है वो ऊपर की जानिब मूव करना शुरू कर देता है। इन कॉन्स्टेंट कॉस्ट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। जैसे ये तरीके से स्ट्रेट लाइन थी ना, इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन रहती है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है और ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। एक कांस्टेंट कॉस्ट में आप अज़म कर सकते हैं। अब ये ग्राफ में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इकोनॉमी स्केल में एवरेज कॉस्ट थी। ये देखें, जब अब इकोनॉमी स्केल आती है ना तो ये इस तरफ आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे क्वांटिटी जो है यहाँ पर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। और डिसइकोनॉमी स्केल में क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इकोनॉमी स्केल के अंदर कि आपके वर्कर स्किलफुल हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, ये नीचे आना शुरू हो जाती है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं और सारी चीज़ें कर देते हैं और एज़ कम्पेयर टू आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती, तो ये फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। डिसइकोनॉमी स्केल एवरेज कॉस्ट जो है ये हाई होना हो जाती है, यानी कि वर्टिकल स्केल पे एवरेज कॉस्ट है और हॉरिजॉन्टल स्केल पे आउटपुट है। तो इस तरीके से होता है। यही चीज़, ये 3 अजम्पशन यहाँ पे जो है वो बयान की जा रही हैं। उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिखाया जा रहा है। अब देखें, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी हुई है और हमें कर्व नहीं दिया हुआ, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया था और आपको लगा दिया ताकि आपको समझा सकूँ। अब उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LRAC, इसके बारे में बताया जा रहा है। एज अ फर्म एक्सपेंड इट इनिशियली एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही 3 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा रहे हैं कि जैसे जैसे फर्म एक्सपेंड होती है ये एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जो है बिजनेस का साइज़ बढ़ता है और उसकी वजह से कॉस्ट नीचे आती है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, आपका वर्कर एफिशिएंस हो जाता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही होती है। इट फेसेस अ डाउनग्रेड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज गेट कर्व, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि ये डाउनवर्ड की जानिब आने लग जाता है, एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बता रहे हैं आफ्टर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज फर्दर हाउएवर द फर्म अचीव कांस्टेंट कॉस्ट LRAC बिकम फ्लैट। ये थर्ड वाले पॉइंट को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्लैट नहीं दिखाया, ये बिल्कुल यहाँ पर आके ना इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। यानी कि एक वक्त ऐसा आता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है आपकी कॉस्ट, और उसके साथ दूसरी चीज़ें भी कांस्टेंट हो जाती है। और उसके बाद ये थर्ड पॉइंट को बता रहे, इफ फर्म फर्दर इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल सेट ड्यू टू प्रॉब्लम विद मैनेजिंग अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा एंड द LRC assume बिकम पॉजिटिवली स्लोप्ड, यानी कि ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। द फॉलोइंग assumption आर मेड वाइल ड्राइविंग LRAC कर्व, यानी कि जब आप ये कर्व बना रहे हो तो ये आपने assumption करनी होती है। assumption से क्या मुराद होती है कि इकोनॉमिक्स जो है ये assumptions के ऊपर चलती है। अगर आप अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये कैसे है कि भाई प्राइसेस ऑफ फैक्टर आर कांस्टेंट, यानी कि जितने भी फैक्टर्स, जैसे आप मटेरियल खरीद रहे हैं या दूसरे फैक्टर जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं उसके अंदर, जो आपकी आउटपुट के अंदर लग रहे हैं वो जो है कांस्टेंट, उनकी प्राइस जो है वो सेम है। यानी कि 10 रुपये हो तो वो 10 रुपये ही है हर किसी की, ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदे 10 रुपये कल खरीदे तो 20 रुपये, यानी कि प्राइस कांस्टेंट, ये अज्यूम कर लिया।
उसके बाद इन्होंने अज्यूम किया टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, फर्म चूज दैट कम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर विच द MPP ऑफ द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑफ ईच इक्विपमेंट इज इक्वल, यानी कि जितने पैसे जो है वो खर्च हो रहे हैं वो जो है इक्वल है, यानी कि ये अजम्पशंस हैं इनकी। अब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इन केस द फर्म इज एंजॉयिंग इकोनॉमीज स्केल ईच इंक्रीमेंटल यूनिट विल कॉस्ट लेस देन द प्रीसीडिंग वन, LRMC विल बी फाइलिंग, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमने यहाँ पे पढ़ी थी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एक फर्म जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को इंजॉय कर रही है तो जैसे जैसे यूनिट जो है वो बढ़ते रहेंगे उसकी प्राइस जो है वो कम होती रहेगी, यानी कि एक यूनिट आपने बढ़ाया 10 रुपये में, अगला यूनिट आप बढ़ाएंगे वो आप 9 रुपये में बनाएंगे या 9.5 रुपये में बनाएंगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन SRAC एंड LRAC कर्व, जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप बताया था एवरेज कॉस्ट एंड एवरी वेरिएबल कॉस्ट में, वैसे ही बता रहे हैं relationship between SRAC, short run average curve and long run average curve. The long run average curve for a firm actually derive from its SRAC curve, यानी कि long run average curve अगर आपने निकालना है तो वो short run average curve से ही निकलेगा। The exact shape of the LRAC curve is waving connecting the least cost part of the SRAC curve. In practice, however, LRAC is shown as the स्मूथ U-shaped curve drawn tangent to SRC. This is also called an envelope curve. ये देखें यहाँ पे U-shaped बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और दूसरा ग्राफ आपके सामने हो और आपको बताया जाए तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर मैंने कोशिश की है डिटेल में एक्सप्लेन करने की, कि आप डिटेल में जाने की वजह यह है कि आप एक दफ़ा लेक्चर लें और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा, और अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने लेक्चर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या कन्फ्यूजन आपको पेश आ रही हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने में। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड देन इंशाल्लाह मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।